हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 20 जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पंकज सर आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए आज डेली करंट अफेयर की क्लास में लेने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए यूएसए द्वारा बोर्ड ऑफ पीस प्रस्तावित किया गया है? इन विच रीजन वॉज द बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज्ड बाय द यूएसए टू स्टैब्लिश पीस? तो यहाँ पर राइट आंसर है गाजा। हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में पीस और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड ऑफ पीस प्रस्तावित किया है। इसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने इंडिया को भी इन्वाइट किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, गाजा। बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होने वाला है जिसका उद्देश्य होगा गाजा में युद्ध के बाद शांति बनाए रखना, शासन व्यवस्था को सुधारना और वहां के पुनर्निर्माण का काम संभालना। ट्रंप यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस को एक नए तरीके से दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। क्रिटिक्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के जरिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास तो नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ पीस शुरुआत में गाजा के लिए काम करेगा, जहाँ पर हमको इसराइल और हमस के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। गाज़ा की बात करें तो गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही संवेदनशील इलाका है। इसके ईस्ट और नॉर्थ में इसराइल है, साउथ में इजिप्ट है और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, इसलिए इस एरिया को इसराइल कंट्रोल करना चाहता है। इस एरिया में समय समय पर युद्ध, हवाई हमले और तनाव देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्लॉकेड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेडिसिन की कमी है, जिसके कारण रोजगार और व्यापार पर असर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हमने बात करी बोर्ड ऑफ पीस के बारे में, जो कि एक इनिशिएटिव होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके जरिए वो गाज़ा पट्टी पर पीस स्थापित करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यूएन द्वारा लागू की गई बीबीएनजे ट्रीटी किस क्षेत्र से संबंधित है? बीबीएनजे ट्रीटी बेसिकली एग्रीमेंट ऑन मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार के बाहर के समुद्री क्षेत्र, मैरीटाइम एरियाज आउटसाइड नेशनल जुरिडिक्शन। बीबीएनजे ट्रीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ओशियंस के उन समुद्री क्षेत्र से संबंधित है जो राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार के बाहर होते हैं। बीबीएनजे एग्रीमेंट यूएन क्लॉज के तहत बनाया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी के तहत इसको बनाया गया है। यूएन क्लॉज को हाई सी ट्रीटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुले समुद्र के जीवन को बचाने के लिए होती है। बीबीएनजे समझौता करीब 15 साल की बातचीत के बाद मार्च 2023 में तैयार हुआ। इस एग्रीमेंट की ये शर्त थी कि जब तक 60 कंट्रीज इसको रेक्टिफाई नहीं कर देंगी, जब तक ये लागू नहीं होगा। सितंबर 2025 में 60 देशों ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था। उसके 120 दिन बाद जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाएगा। यूएन क्लॉज की बात करें तो 1982 का ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ये तय करता है कि समुद्र में देशों के क्या अधिकार और नियम होंगे। यूएन क्लॉज के तहत 5 मुख्य समुद्री क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है इनलैंड वाटर, यहाँ पर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार होता है। फिर होता है टेरिटोरियल वाटर, जो कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ पर भी देशों का अपना सॉवरेन कंट्रोल होता है, यानी कि संप्रभुता होती है। इसके बाद आता है कंटिगुअस जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल और आगे तक जाता है। फिर बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक हमको देखने को मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में कोई भी देश इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। और 200 नॉटिकल माइल के आगे आता है हाई सी एरिया, जहाँ पर किसी भी राज्य का या किसी भी देश का संपूर्ण कंट्रोल नहीं होता है। इसी के लिए यहाँ पर बीबीएनजे ट्रीटी बनाई गई है। बीबीएनजे ट्रीटी बेसिकली मरीन बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए बनाई गई है। यहाँ पर ये उन चीज़ों को रेगुलेट करना चाहती है जिससे हाई सी एरिया में इन्वायरमेंटल हार्म ना हो, पोल्यूशन ना हो, और यहाँ पर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस ट्रीटी का लक्ष्य है 30/30। इसके तहत यहाँ पर ये ट्रीटी 2030 तक 30% समुद्री क्षेत्र को संरक्षण देना चाहती है। ये एग्रीमेंट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ओशियंस का 2/3 एरिया नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर होता है, यानी किसी भी एक देश का यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता। इस एरिया को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, डीप सी माइनिंग जैसी गतिविधियाँ इस पूरे एरिया को खतरे में डाल रही हैं। इसलिए यहाँ पर बीबीएनजे एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात करी एग्रीमेंट ऑन मरीन बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन की। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर कब किए गए? व्हेन वाज द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई? भारत और यूएई ने सीईपीए फरवरी 2022 में साइन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फरवरी 2022। इसको साइन किया था 18 फरवरी 2022 को
लेकिन इसको लागू किया गया 1 मई 2022 से। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इंडिया और यूएई के बीच में जो सीएपीए साइन हुआ था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इंडिया और यूएई का ट्रेड 2024-2025 में $100 बिलियन से भी अधिक रहा, जिससे यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। दोनों देशों ने तेल के साथ साथ यहाँ पर नॉन ऑयल ट्रेडिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इंडिया और यूएई के बीच बिजनेस इन्वेस्टमेंट संबंध मजबूत हैं, जिन्हें सीईपीए, एलसीएस, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और लॉन्ग टर्म एनर्जी कोऑपरेशन से समर्थन मिलता है। 19 जनवरी को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया की ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और भी बढ़ने की उम्मीद है। इस विजिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं ट्रेड ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट डिस्कशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी और एनर्जी कोऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने बात करी इंडिया और यूएई की। आइए अब देखते हैं आज का ऑफर ऑफ द डे। आज जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स ऑफर ऑफ द डे में है। इस कोर्स के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन बैच मिलने वाला है ओनली 240 की प्राइस में, यानी कि पर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको 60 रुपीज़ से भी कम में मिलने वाला है। ये चारों सब्जेक्ट हर एग्जाम के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है जनरल स्टडीज़ का फाउंडेशन बैच, जिसको आप देख सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन में। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 किस टीम ने जीती है? हु वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026? विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 अपने नाम की। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया और यहाँ पर ये पहली बार है कि विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे अथर्व टेडे, जिन्होंने 118 बॉल में 128 रन बनाए, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अमन मोकाडे, जिन्होंने पूरी सीरीज में 814 रन बनाए। ये भी विदर्भ से आते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये भारत का डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है, यानी कि 50 ओवर के मैच इस टूर्नामेंट में देखने को मिलते हैं। इसको ऑर्गेनाइज बीसीसीआई कराता है। इस टूर्नामेंट का नाम इंडियन क्रिकेटिंग लेजेंड विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2002-2003 में की गई थी। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 38 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया टू विन द एनसीसी गोल्ड मेडल? तो यहाँ पर के एम सुधा भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से एनसीसी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अधिकारी बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट के एम सुधा। ये उपलब्धि उन्हें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में आयोजित एनुअल एनसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिली। उन्हें बेस्ट फायरर ऑफ द एकेडमी का खिताब मिला। लेफ्टिनेंट के एम सुधा असम राज्य से आती हैं। वो असम की रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ वो एनसीसी में एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर के रूप में भी सेवा देती हैं। एनुअल एनसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें एनसीसी के ऑफिसर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग और लीडरशिप स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी भारत का एक यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल कॉलेज के छात्रों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बुनियादी ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें डिसिप्लिन, लीडरशिप, पेट्रोटिज्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसके फिलहाल डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। एनसीसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आइए देखते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च? तो इसको लॉन्च किया गया है अंडमान सी में। राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडमान सी। भारत ने अंडमान सी में अपना पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ बे, श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू किया गया। इसका उद्घाटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है समुद्र के संसाधनों का टिकाऊ उपयोग कर मछली पालन के जरिए रोजगार बढ़ाना और भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना। ये पायलट प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से लागू किया जा रहा है। मछली पालन के लिए यहाँ पर समुद्र के बीचों बीच विशेष रूप से पिंजरे लगाए गए हैं। इनमें सी बेस और कोबिया जैसी मछलियों का पालन किया जाएगा। ये पिंजरे एनआईओटी द्वारा विकसित किए गए हैं और साथ में यहाँ पर स्थानीय मछुआरों को सी वीट के बीज भी बांटे गए हैं। इसका उद्देश्य है गहरे पानी में समुद्री घास की खेती को बढ़ावा देना, जिसका उपयोग यहाँ पर दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और उर्वरकों में होता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है समुद्र के संसाधनों का सही और टिकाऊ उपयोग ताकि
रोजगार, विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ हो सके। एनआईओटी की बात करें तो ये एक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो भारत की मरीन टेक्नोलॉजी और समाधानों को विकसित करती है ताकि ओशन रिसोर्सेज का सुरक्षित और सस्टेनेबल उपयोग हो सके। इसकी पेरेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। सागर मैत्री भारतीय नौसेना और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? सागर मैत्री इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सागर मैत्री फ्रेंड्स इंडिया और डीआरडीओ का जॉइंट इनिशिएटिव है और यहाँ पर इसका हमको 5वां संस्करण देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, डीआरडीओ। इस मिशन के लिए आईएनएस स्वागर धुनी को साउथ नेवल कमांड कोची से फ्लैग ऑफ किया गया। इसे कोची स्थित एनपीओएल नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी द्वारा संचालित किया जा रहा है। एनपीओएल डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। सागर मैत्री मिशन का उद्देश्य है इंडियन ओशन रिम देशों के साथ ओशन रिसर्च में सहयोग बढ़ाकर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना। इस मिशन के तहत इंडिया 8 इंडियन ओशन रीजन देशों के साथ कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा। इसमें ओमान, मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार शामिल हैं। मौजूदा मिशन में मालदीव्स के साथ जॉइंट ओशन रिसर्च शुरू की जाएगी। ये मिशन भारत सरकार के महासागर विजन का हिस्सा है। महासागर यानी कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। महासागर बेसिकली देशों के बीच सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की एक पहल है। आइए अब बात करते हैं आईएनएस सागर ध्वनि की। ये भारत का एक ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। इसे एनपीओएल ने डिज़ाइन किया है और जेआरएससी ने बनाया है। इसे 1994 में कमीशन किया गया था। ये जहाज पिछले 30 सालों से समुद्री डेटा जुटा रहा है। नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी की स्थापना 1958 में कोचीन केरला में की गई थी। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिलहाल इसके चेयरमैन है समीर वी कामत। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। भारत के किस बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन बॉक्सर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल? तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, विजेंद्र सिंह। भारत के फेमस बॉक्सर विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है। विजेंद्र भारत के पहले ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स में इन्होंने 2010 में गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार पदक विजेता रह चुके हैं। 2006, 2010, 2014 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते हैं। इनको 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। एशियन बॉक्सिंग काउंसिल एशिया रीजन में बॉक्सिंग गवर्नेंस, रूल्स और डेवलपमेंट को ओवरसी करता है। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अंतर्गत काम करता है। इसका उद्देश्य है फेयर कंपटीशन, एथलीट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है युगांडा का नया राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है? युगांडा का नया राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूवेरी मुसेवेनी। वो लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। उन्हें इस इलेक्शन में 71.65% वोट मिले। मुसेवेनी 1986 से सत्ता में हैं और अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक है। युगांडा की बात करें तो उसका कैपिटल है कंपाला। इसकी करेंसी है युगांडन सिलिंग। ये ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में आता है। लेक विक्टोरिया यहाँ पर मेजर लेक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं रोबिना नबंजा। युगांडा एक लैंड लॉक्ड देश है। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है चर्चा में रहा कोक बोरोक डे जो त्रिपुरा राजभाषा दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? कोक बोरोक डे विच इज द स्टेट लैंग्वेज डे ऑफ त्रिपुरा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो यहाँ पर राइट आंसर है फ्रेंड्स 19 जनवरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 जनवरी। कोक बोरोक डे हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। 19 जनवरी 2026 को त्रिपुरा में 46th कोक बोरोक डे मनाया गया। 19 जनवरी 1979 को कोक बोरोक को त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी। कोक बोरोक त्रिपुरा की मुख्य ट्राइबल लैंग्वेज है। कोक का मतलब होता है भाषा और बोरोक का मतलब होता है लोग। कोक बोरोक बेसिकली तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। हाल ही में ये भाषा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि त्रिपुरा की टिपरा मोठा पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है कि कोक बोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया जाए। कोक बोरोक को रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ाया और लिखा जाए। ये इनकी मांग चल रही है, इसलिए ये भाषा न्यूज़ में थी।
त्रिपुरा की बात करें तो उसकी राजधानी है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर डॉक्टर मनिक शाह। गवर्नर हैं एन इंद्रसेन रेड्डी। 19 जनवरी के दिन ही नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और एनडीएफए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 20 जनवरी 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है रिवीजन का। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला टायरल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर है टोबी कायर्स। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? राइट आंसर था आर्यन वर्षने। तीसरा क्वेश्चन, सिप्तुक गुस्टोर उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया जाता है लद्दाख में। राइट आंसर लद्दाख। फोर्थ क्वेश्चन, सेबी के अनुसार आईपीओ की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये किस भाषा के कवि थे? तो फ्रेंड्स ये तमिल भाषा के कवि थे। सेवेंथ क्वेश्चन, वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया? यहाँ पर राइट आंसर है मरीना कोरिना मचाडो। इनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और इन्होंने अपना मेडल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया है। एट क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने हाल ही में अपना 151st स्थापना दिवस मनाया। भारत में आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। राइट आंसर 1875। नाइन्थ क्वेश्चन, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उसकी स्थापना की गई है तमिलनाडु में। 10th क्वेश्चन, 2025 में पर्सनल फोर व्हीकल ईवी अडॉप्शन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर है केरल। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस डे के आंसर्स को। पहला क्वेश्चन था, इन विच कंट्री इज मोकाला पोर्ट लोकेटेड? राइट आंसर यहाँ पर था यमन। सेकंड क्वेश्चन था, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर है यहाँ पर स्मृति मंदाना। तीसरा क्वेश्चन था, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा? सेकंड क्वेश्चन, 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तीसरा क्वेश्चन, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ पर हमने 20 जनवरी 2026 के सभी करंट अफेयर्स को देख लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही करंट अफेयर की सीरीज़ को जारी रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।